नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट पड़ रहे हैं। कल मतगणना होगी, लेकिन नतीजा कल आ जाएगा इसका कोई आश्वासन कोई नहीं दे सकता। नतीजा 1 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, 13 दिन लगेगा या 30 दिन लगेगा, कुछ पता नहीं। इस तरह की डेमोक्रेसी है अमेरिका, जो अपने को दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी मानी जाती है या दावा करती है। आप एक सर्वे आया है, आप उसके रिज़ल्ट सुनिए तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि इस तरह से कैसे हो सकता है। सर्वे में मतलब नतीजा नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वो सर्वे का सवाल जो है, वो जिसने भी उसको बनाया है और पूछने के बारे में सोचा, वो उससे आपको पता चलेगा कि अमेरिका के मतदाताओं की मानसिकता क्या है, राजनीतिक माहौल क्या है। उस सर्वे के मुताबिक 60% जो समर्थक हैं कमला हैरिस के, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनका मानना है कि अगर कमला हैरिस जीत गई, ध्यान से सुनिए, अगर कमला हैरिस जीत गई तो उनके लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। हार गई तो नहीं, जीत गई तो। और इसी तरह से ट्रंप के 47% जो है सपोर्टर्स मानते हैं कि अगर ट्रंप जीत गए तो उनके लिए आने वाले दिन मुश्किल होंगे। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। नतीजा क्या आएगा उस पर चर्चा करेंगे जब नतीजा आ जाएगा कि अमेरिकन डेमोक्रेसी का हाल क्या है। इस सवाल का जो जवाब आया है उसका निष्कर्ष ये है कि वहाँ पर जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें कोई भी पार्टी, 2 ही पार्टियां हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है कमला हैरिस है। दोनों में से कोई चुनाव नतीजा स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। ट्रंप की बात याद रखिए। उनका कहना है कि 2020 में उनको राष्ट्रपति भवन छोड़ना ही नहीं चाहिए था। कैपिटल हिल पर क्या हुआ था नतीजा आने के बाद, आपको याद होगा। तो अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, ये जो लड़ाई हो रही है, इसका असर केवल अमेरिका तक नहीं रहने वाला है, पूरी दुनिया पर पड़ने वाला। हमेशा पड़ता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, जियोपॉलिटिक्स की जो स्थिति है, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का नतीजा। लेकिन आज मैं अमेरिकी चुनाव के नतीजे पर जो है, जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है शोले फिल्म का, आपको याद होगा, जिसमें गब्बर पूछता है तेरा क्या होगा कालिया। तो ये सवाल आजकल किसके बारे में पूछा जा रहा है आपको मालूम है? ये सवाल पूछा जा रहा है जो बांग्लादेश की सरकार चला रहे हैं, सबसे बड़े सलाहकार हैं और एक तरह से प्रधानमंत्री की भूमिका में हैं, मोहम्मद यूनुस के बारे में। मोहम्मद यूनुस नोन और घोषित रूप से ट्रंप विरोधी हैं। और अगर आप भूल गए हों तो आपको याद दिला दें कि 2016 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, जब नतीजे की घोषणा हुई और पूरी दुनिया को पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप नए राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, तब मोहम्मद यूनुस ने कहा था, उनको 2006 में मिल चुका था नोबेल प्राइज़। अमेरिका उनको खड़ा कर रहा था, उनकी लीडरशिप खड़ा कर रहा था। उस समय उन्होंने कहा था कि ये सूर्य ग्रहण का समय है, ये ब्लैक डे है। ये मोहम्मद यूनुस का बयान था। तो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप तो अभी भी इस बात को भूले नहीं होंगे। उस समय मोहम्मद यूनुस की कोई बड़ी हैसियत नहीं थी कि उनको जवाब देते। अब वो बांग्लादेश के एक तरह से प्रधानमंत्री हैं या कहें शासनाध्यक्ष, और उनको खड़ा किया है डेमोक्रेटिक पार्टी ने। और सबको मालूम है कि मोहम्मद यूनुस डेमोक्रेटिक पार्टी की कठपुतली हैं, उनको खड़ा किया गया है। क्लिंटन, बराक ओबामा, क्लिंटन यानी बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन दोनों, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कमला हैरिस, सब उनके साथ हैं। जैसे ही तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, सबसे पहले बयान आया अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हम नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मान लीजिए, जिसकी संभावना से आज इनकार नहीं कर सकते, कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो उनका सबसे ताज़ा बयान याद कर लीजिए,
जो दीपावली के मौके पर उन्होंने दिया। जिस तरह की बर्बर हिंसा हो रही है बांग्लादेश में हिंदुओं पर, क्रिश्चियंस पर और दूसरी माइनॉरिटीज़ पर, ये नहीं होना चाहिए, इसका विरोध करते हैं। तो अब ट्रंप अगर आ गए तो क्या होगा? जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर मुकदमा चलाने की मांग कर सकते हैं। यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से लोगों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा यूनुस के लिए और बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जिस तरह की अभी सहायता बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रही है उस तरह की सहायता मिलना मुश्किल हो जाएगा। और 2016 में तो मोहम्मद यूनुस ने ये भी कहा था कि 2016 का जो राष्ट्रपति का चुनाव था वो गलत तरह की राजनीति का शिकार हो गया, यानी वो सीधा निशाना था डोनाल्ड ट्रंप पर। तो मोहम्मद यूनुस डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों और विरोधियों के बीच में कहाँ खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं, किस पाले में खड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ट्रंप की आलोचना करने वालों में एक एनजीओ के प्रमुख भी हैं। एनजीओ को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से फंडिंग मिलती है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का समर्थन भी प्राप्त है। इसमें डोनाल्ड लू भी हैं और उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो ट्रंप विरोधी हैं। और ये एनजीओ और इसके लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं कि अगर ट्रंप जीत गए तो क्या। तो उनकी ओर से बयान आया है कि अगर मान लीजिए कि ट्रंप जीत भी गए, अब आप देखिए, अब चुनाव का नतीजा आने से पहले ट्रंप के विरोधियों की हालत क्या है। उनका ट्रंप अगर मान लीजिए जीत भी गए, फिर से राष्ट्रपति बन गए, तो उन पर अंकुश होगा। किसका अंकुश होगा? उन पर अंकुश होगा CIA का, पेंटागन का, उन पर अंकुश होगा सेनेट का, उन पर अंकुश होगा कांग्रेस का। सेनेट और कांग्रेस ये 2 सदन हैं अमेरिकी संसद के। और मोहम्मद यूनुस के बारे में ये भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि क्लिंटन फाउंडेशन के सबसे बड़े डोनर्स में से एक है मोहम्मद यूनुस। और अभी जब इसी साल सितंबर में UNGA की, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक में शामिल होने के लिए वो गए थे, तो क्लिंटन फाउंडेशन की ओर से उनका बड़ा स्वागत हुआ था। बड़ी प्रशंसा की थी बिल क्लिंटन ने और एक तरह से कह दिया था कि वो उनका समर्थन हासिल था। ये जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, उनकी भूमिका थी उसमें। एक और पाप किया है सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस ने, जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा कर दिया। यह अंसारुल इस्लाम का सदस्य है। इस संस्था का पहले नाम था अंसारुल बांग्ला टीम। ये अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक तरह का प्रतिबंधित संगठन है। लंबे समय से जेल में था। शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने इसको गिरफ्तार करवाया था और जेल भेजा था। उसको मोहम्मद यूनुस ने सत्ता में आते ही रिहा कर दिया। तो सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को उस पर एतराज़ क्यों होगा? इस पर आरोप है एक अमेरिकी नागरिक की हत्या का। आप समझ सकते हैं कि इस ऐसे मामलों में अमेरिकी कितने सेंसिटिव होते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है। 26/11 को याद कर लीजिए, कितने अमेरिकी मारे गए थे। इसके बावजूद उसमें जो शामिल हैं उनके प्रत्यार्पण के लिए अभी तक जो है अमेरिका तैयार नहीं हुआ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं हुआ। उससे पहले बराक ओबामा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी तैयार नहीं हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप के समय भी उनका जो है एक्स्ट्राडिशन नहीं हुआ था। तो अमेरिका अपने एसेट्स को किस तरह से बचा कर रखता है, ये एक बात है जो ध्यान देने लायक। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको मोहम्मद यूनुस का वो भी बयान याद आएगा जिसमें उन्होंने सलाह दी थी 2016 में कि आप ब्रिज बनाने के बारे में सोचिए, दीवार बनाने के बारे में नहीं। आपको याद होगा, बड़ा फेमस बयान है डोनाल्ड ट्रंप का। मैक्सिको से लगी हुई जो अमेरिका की सीमा है उसके ज़रिए जो इलीगल इमिग्रेंट आते हैं उनके लिए कहा था कि वो एक दीवार बनाएंगे। फिर से उन्होंने कहा कि दीवार बनाएंगे। उनका बयान मोहम्मद यूनुस का उसी संदर्भ में था। अब इस चुनाव के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो आज चूँकि ज़्यादा बात मैं बांग्लादेश की कर रहा हूँ, तो बांग्लादेश के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अभी जो फॉरेन एड मिल रही है अमेरिका से बांग्लादेश को, उस पर अंकुश लग सकता है। बांग्लादेश जिस दिशा में जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो हो सकता है मोहम्मद यूनुस चीन की तरफ ज़्यादा झुक जाएं, चीन से संबंध बढ़ाने की कोशिश करें।
और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को और नागवार गुजरेगी। भारत भी दबाव बढ़ाना शुरू करेगा। भारत ने अभी तक कुछ किया नहीं बांग्लादेश के खिलाफ। जब से तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना को यहाँ शरण देने के अलावा पहला कदम उठाया है अडानी ग्रुप ने। आपको मालूम है कि अडानी ग्रुप जो है वो बड़े पैमाने पर बिजली की सप्लाई करता है, जो झारखंड का उनका प्लांट है उससे बांग्लादेश को। बांग्लादेश में जो स्थिति है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें पैसा देने की स्थिति में नहीं है या देना नहीं चाहता, जो भी हो। अडानी ग्रुप ने 50% सप्लाई बंद कर दी है। कहा 7 दिन के अंदर अगर एरियर नहीं आपने उसका भुगतान किया तो हम सप्लाई पूरी तरह से बंद कर देंगे। आप मान कर चलिए कि अगर अडानी ग्रुप ने बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी तो बांग्लादेश में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। केवल मामला ये नहीं कि लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ेगा या कमी से जूझना पड़ेगा, वहाँ की इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अभी जो वहाँ से इंडस्ट्रीज़ का पलायन हो रहा है वो कई गुना तेज हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने का एक बात तो हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि भारत की दृष्टि से ट्रंप का आना अच्छा होगा। चीन के साथ संबंध जो है उसमें संतुलन लाने की दृष्टि से भी चीन को लेकर जो है डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से वो कहते हैं कि नौकरियां हम अपने देश में लाएंगे, कैसे लाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग वापस लाएंगे। यानी जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अमेरिकी कंपनियां चीन चली गई थी, उनको वापस लाएंगे। और ये सिलसिला उन्होंने जब राष्ट्रपति बने थे तो शुरू भी किया था। और चीनी सामान पर टैरिफ बढ़ाएंगे, जो उन्होंने उस समय भी किया था। तो एक इकोनॉमिक वॉर जो है अमेरिका और चीन के बीच में शुरू होगी अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं। तो उसका फ़ायदा हमको मिलेगा कि वहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है चीन से, वो उठकर अगर दूसरे देशों में जाएगा, जिसको चाइना +1 कहते हैं, अगर दूसरे देशों में जाएगा तो उसका फ़ायदा भारत को भी होगा। लेकिन ट्रंप बिज़नेस के मामले में बड़े हार्ड नेगोशिएटर हैं। हालांकि वो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि वो बहुत हार्ड बार्गेनर हैं, जल्दी झुकते नहीं हैं। तो दोनों ऐसे लोग होंगे जो अपने अपने देश के हित के लिए लड़ने के लिए तैयार होंगे। लेकिन बात फिर मैं लौटकर बांग्लादेश पर आऊँगा। बांग्लादेश अगर मान लीजिए कि कमला हैरिस जीत जाती है, उनकी सरकार बनती है, तो ये जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन था उसको मैं मानता हूँ कि ये बराक ओबामा 3.0 था, और कमला हैरिस बनती हैं तो बराक ओबामा 4.0 होगा। पीछे इन दोनों सरकारों के पीछे अगर कमला हैरिस आती हैं तो, और बाइडेन के पीछे तो थे ही बराक ओबामा। और बराक ओबामा पूरी तरह से भारत के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो बांग्लादेश हमारे लिए बहुत बड़ा न्यूसेंस बन जाएगा, बहुत बड़ी समस्या बनेगा। वो अगर रुकना है, उस समस्या से अगर निजात पाना है, या मतलब उस समस्या को बढ़ने नहीं देना है, तो हमारे लिए ट्रंप का जीतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये फैसला तो अमेरिका के मतदाता करेंगे कि किसको जिताते हैं, किसको राष्ट्रपति बनाते हैं। लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश की समस्या एक नए रूप में, चाहे वो घटती हुई या बढ़ती हुई, दिखाई देगी अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के बाद। और आप ये मान कर चलिए कि मोहम्मद यूनुस के लिए मैं कहता हूँ कि अगर ट्रंप नहीं आते हैं तब भी, कमला हैरिस की सरकार बनती है तब भी, मोहम्मद यूनुस के लिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो भारत के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा मुखर होंगे, भारत का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश करेंगे। उस चक्कर में वो बांग्लादेश की इकॉनमी को चौपट कर देंगे, ये आप मान कर चलिए। तो जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें भारत के लिए अगर ट्रंप आते हैं तो खुशी की बात है, कमला हैरिस आती है तो चिंता की बात है। कमला हैरिस का नाम सिर्फ भारतीय है, उनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो शुद्ध रूप से भारत विरोधी हैं। ये बात हम सब भारतवासियों को समझनी चाहिए। पता नहीं जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, और उसका पता तो चुनाव नतीजे से चलेगा। लेकिन इतना मानकर चलिए आपको कि बांग्लादेश में एक नए तरह की राजनीति, एक नया बदलाव, वो हमारे लिए अच्छा होगा या ख़राब होगा, ये निर्भर करेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का नतीजा क्या आता है। लेकिन सवाल तब भी होगा मोहम्मद यूनुस का क्या होगा।
मोहम्मद यूनुस, मेरा मानना है कि दोनों परिस्थितियों में उनके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। अगर ट्रंप जीतते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है, कमला हैरिस जीतती हैं तो वो धीरे धीरे, जैसे मेंढक का एक बार मैंने किस्सा सुनाया था ना कि पानी में डाल दीजिए, आँच धीमी कर दीजिए और धीरे धीरे गर्म होता है, फिर वो कूद कर बाहर नहीं निकल पाता है। अगर आप उबलते पानी में डाल दें तो वो कूद कर निकल जाएगा। तो अगर कमला हैरिस आती हैं तो मोहम्मद यूनुस के लिए बाहर निकलना उस पानी से मुश्किल होगा, वो धीमी आंच पर पानी पकेगा। ट्रंप के आने पर उनका सत्ता से बाहर जाना जो है वो खौलते पानी में डाले हुए मेढक की तरह से होगा, बहुत जल्दी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा ये चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।